हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी या बेलनाकार अनुनादी कोटर। और इस पे हम बाउंड्री कंडीशंस और ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरीके से ये कंपोनेंट्स हमने कर्ल करके फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, ये बारे में बात कर चुके हैं। मैं मोड्स आपको समझा चुकी हूँ, दो तरीके के मोड्स काम करते हैं, टीई मोड, टीएम मोड। उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आया था वो था आपका कि मैंने टीएम मोड लगाया है। फर्स्टली टीएम मोड के बारे में ही आपके है ना, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना। टीएम मोड मैंने लगाया तो टीएम मोड जब होगा यानी कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुदैर्ध्य घटक या जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमने कर्ल निकाला था पीछे उसमें हमने एच जेड को जीरो कर दिया है ना, और एच रो की वैल्यू ही वही कर्ल वाले में से हमने यहाँ पे रख दी, उसको कैलकुलेट किया और हमारे पास ये आ गया था। ठीक है, अच्छा इसमें अपन अपना जो काम का इक्वेशन 6 तक निकाल चुके थे ना अपन, इसमें आप एक काम करो कि इसमें ना ई फाई निकाल लो। हमारे काम का है ई फाई, इसको मत डालो 6। और ई फाई कैसे निकलेगा, 1 में इसको नीचे ले आओ, रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा 2 ई जेड अपॉन डेल जेड, और ये डेल फाई होगा है ना, और साथ में डेल फाई। इसको डालो आप इक्वेशन नंबर 6, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मेन बात ये है कि मुझे ई फाई कैसे मिलेगा, जब मुझे ई जेड पता होगा। ई जेड हमें बिल्कुल पता है भाई, देखो कैसे पता है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या निकाला था, जो हम हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कर रहे थे ना। ठीक है, अब मेरे पास तो है नहीं, वो पेज इधर उधर हो गया, मैं आपको लिख दूंगी वो इक्वेशन। हमने हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जब सॉल्व की थी तो लास्ट इक्वेशन कौन सी निकाली थी, साई। याद है आपको, सिंस हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या था हमारे पास, साई इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, साई की वैल्यू जो हमने निकाली थी ना पूरी हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को सॉल्व करके, और हमने साई फाइंड आउट किया था। कितना फाइंड आउट किया था, जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। जो भी आपने नंबर डाले ना आप उसको यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करना लिख करके। ठीक है, मैं तो चलो नंबर मेरे पास है नहीं, कितना नंबर था वो, कॉस एन फाई और साथ में सी साइन बीटा जेड और डी कॉस बीटा जेड, है ना। हमने माना भी था कि जो सी है वो कितना था, A3 B2 B1, सॉरी A1, और डी था आपके पास A3 B2 B1। ठीक है, ये थे हमारे पास, ये हमने साइन निकाला हुआ था भाई। जो हमने हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो भी तो हमने एक सिलेंडर में ही की थी, और उसमें हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के लिए हमने उसको सॉल्व किया था। तो जो सिलेंडर, अब हमारे पास जो कैविटी है वो भी तो सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी है, और उसके अंदर मैक्सवेल की इक्वेशन लागू होती है, और हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी तो रिगार्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन ही थी। याद है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ई जेड है वो ये है खुद, समझ में आ गई। मतलब इसमें और भी कंपोनेंट है, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है अभी, ई जेड की। तो ये जो सॉल्यूशन है ना हमारे पास, ये एक्चुअली क्या है, ये है ई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई जेड कंपोनेंट। क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिलहाल मैंने जो कैविटी है उसके अंदर कौन सा मोड लगा रखा है, टीएम मोड लगा रखा है। तो उसमें एच जेड वगैरह ये सारे तो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉम्पोनेंट जीरो नहीं है। तो इसका मतलब बचा हुआ कॉम्पोनेंट कौन सा है, ई जेड है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो कैविटी के अंदर लागू हो रही है उसका सोल्यूशन क्या है, वो ई जेड है। क्यों, क्योंकि हमने मोड कौन सा लगा रखा है, टीएम मोड लगा रखा है, और टीएम मोड में एच जेड और बाकी कंपोनेंट जीरो है, केवल कौन जीरो नहीं है, ई जेड जीरो नहीं है। इसलिए सोल्यूशन ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, सिंस इन दी सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी TM mode is applied, therefore applied, तो एच जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है, बट ई जेड इज इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, देयरफॉर ई जेड कितना होगा हमारे पास, ये होगा। ठीक है, कितना होगा, जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन फाई सी साइन बीटा जेड प्लस डी कॉस बीटा जेड। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो पेज नहीं है, आप इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो उसका। ठीक है, तो ये साई है और यही ई जेड है, क्योंकि मोड कौन सा अप्लाइड है, टीएम मोड अप्लाई है। समझ में आ गई। अब ये ई जेड की वैल्यू, इक्वेशन नंबर ये कौन सी हो गई, 7। इसको मैं कहाँ रख सकती हूँ,
यहाँ रख सकते हो। यहाँ रखने का क्या मतलब है, या तो आप ऐसा करो यहाँ रख कर डिफ्रेंशिएशन कर लो, या फिर यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो फिर यहाँ रख दो। मतलब ई जेड का मुझे एक बार फाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन क्या है करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। चलो पहले किसके रिस्पेक्ट में कर दें, फाई के रिस्पेक्ट में। तो डेल ई जेड बाय डेल फाई। ठीक है, इसको नंबर मत डालो, उसी को डाल देंगे जो डिफ्रेंशिएशन करके आएगी। फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस जे एन कॉस एन फाई का कितना होगा, माइनस एन साइन एन फाई। तो एन मैंने आगे ले लिया, माइनस आगे ले लिया, रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन एन फाई। और साथ में क्या बच गया, सी साइन बीटा जेड। मैं चाहती तो एक स्टेप में कर देती, पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो आपको समझ में आ जाए तो आप एक ही स्टेप में दोनों डिफरेंशिएशन कर सकते हो। डेल्टा टू ई जेड बाय, अब क्या करना है, जेड के रेस्पेक्ट में भी करना है इसी का। तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इन सब का तो होगा नहीं, केवल इसका और इसका होगा। साइन का क्या होगा, कॉस होगा, और इसका क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होगा। तो माइनस आगे आएगा और बीटा बीटा इन दोनों में से कॉमन आएगा, बाहर ले लूँ उसको, तो कितना होगा माइनस का एन, ठीक है, बीटा, ठीक है, और साथ में क्या आएगा आपके जे एन। ठीक है, हाँ चलो ठीक है ना, एन आ गया, बीटा बाहर ले लिया मैंने, जे एन, और साथ में कितना आ गया रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सही बात है। अब आ जाओ आप साइन एन फाई ऐसे का ऐसा। ठीक है, डिफरेंशिएशन बताओ इसका, सी बीटा बाहर ले ही चुकी मैं, कॉस बीटा जेड माइनस कॉस का माइनस साइन होता है इसलिए डी कॉस बीटा जेड। एक ही स्टेप में कर सकते थे हम, क्योंकि डिफरेंशिएशन अलग अलग है, फाई के रेस्पेक्ट में इसका होगा, जेड के रेस्पेक्ट में इसका होगा, एक ही बार में किया जा सकता है। अब इक्वेशन 7 7 को कहाँ रख दो, 6 में रख दो, यहाँ रख सकते हैं अपन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं ना। तो हम रखेंगे पुट 7 इंटू 6 में रखो। ई फाई इज इक्वल टू, देखो ये एक ही बार में कर देती हूँ, फिर लाइंस बढ़ती हैं, डेरिवेशन लंबा हो जाता है, वैसे ही काफ़ी लेंदी है। देखो 1 रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये मैटर है, रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से ये एक बार कट जाएगा, हाफ आएगा, है ना, हाफ पावर कट जाएगी। तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का एन बीटा, है ना, और साथ में क्या बचेगा, नीचे नीचे बचेगा मेरे पास कितना, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, ये पूरी की पूरी चीज़ मैं यहाँ उठा कर ला के रखूँगी, ऐसे तो करूँगी, तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लिकेशन में। साथ में क्या आ जाएगा, जे एन और साइन एन फाई और सी कॉस बीटा जेड माइनस डी कॉस बीटा जेड। समझ में आ गई। अब आप याद करो क्या नाम से, जो मैंने बाउंड्री कंडीशन सिलेंड्रिकल कैविटी में आपको शुरू शुरू में लिखवाई थी, याद है, बाउंड्री कंडीशंस देखो ये वाली कि z इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करती है। z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू डी पर टेंजेंशियल कंपोनेंट ई रो और ई फाई 0 होता है। अब ये ज़रूरत पड़ेगी हमें इसकी, और रो बराबर ए पर ई फाई ई जेड 0 होता है। अब हमें इनकी एक एक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब ई रो पता है, ई फाई पता है, ई जेड भी मुझे पता है, तो अब ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, देखो ई फाई ये रहा, हम क्या लिखेंगे, एट z इज इक्वल टू 0 सिंस बाय बाउंड्री कंडीशंस, बस बाउंड्री कंडीशन हमें लिखी है तो हम अप्लाई भी तो करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस इन दी कैविटी क्या थी, एट z इज इक्वल टू 0, z बराबर 0 पर क्या होता है, ई फाई इज इक्वल टू 0। ई फाई की वैल्यू क्या होती है, देखो ना, z बराबर 0 पर ई फाई की वैल्यू क्या होती है, 0। अभी मेरे पास ई फाई है तो मैं ई फाई पे अप्लाई कर देती हूँ। तो z बराबर 0, ये बीटा z यहाँ पे है, ठीक है, z बराबर 0 रखो तो उससे क्या होगा, देखो z बराबर 0 रखने से यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, आप दोनों जगह कॉस कॉस कैसे आ गया, एक मिनट, कॉस का साइन आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है। हाँ देखो z बराबर 0 रखो, 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन साइन 0 की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्या आएगा आपका, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, और ई फाई यहाँ पे 0 रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, सी बराबर 0 आएगा, क्योंकि केवल कॉस की वैल्यू 1 होने की वजह से केवल यही कोफिशिएंट बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये सारा भी 0 में चला जाएगा, क्योंकि फाई ई फाई आपका क्या है, 0 है। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर बाय इक्वेशन 8 मेरे को क्या मिलेगा, सी बराबर 0 मिलेगा। सी बराबर 0 मैं कहाँ रखूँगी, यहाँ रखूँगी,
8 में रखूँगी। सी बराबर 0 रखने पर मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस आएगा, इससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आएगा, डी साइन बीटा जेड आ जाएगा। ठीक है, एक साथ अप्लाई कर देंगे, एक कंडीशन और लगा देते हैं, एट जेड इज इक्वल टू डी। ये तो हो गई पहली बाउंड्री कंडीशन। अब मैंने लगा दिया दूसरी बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि z बराबर डी पर, z बराबर डी पर भी तो ई फाई आपका क्या है, ज़ीरो ही है भाई। z बराबर 0 और d पर ये दोनों ई फाई 0 है, तो मैंने 0 पर लगा दिया, तो फाई पर भी लगा ही देती हूँ ना मैं एंड टू एंड। इस पर क्या है, ई फाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, z बराबर d, यानी कि यहाँ पर d रखना है, यहाँ d रखना है ना। और आपका क्या आएगा, ई फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, चलो आप एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज हो गए, आप एक काम करो, c बराबर 0 इसको रख दो, पुट इन इक्वेशन 8 में रखोगे तो ई फाई कितना आएगा आपके पास, माइनस एन बीटा अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जे एन साइन एन फाई, क्योंकि सी तो 0 हो गया, ये प्लस हो गया और साथ में क्या बच गया मेरे पास, डी साइन बीटा जेड, ताकि आपको दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाने में दिक्कत ना आए, एक साथ दोनों नहीं लगा पाओगे आप। इक्वेशन नंबर 9 हो गई है, समझ में आ गई। मैंने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाई, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मैंने कहाँ रख दी, 8 में रख दी, 8 में रखने के बाद मेरे को इक्वेशन 9 मिली। अब जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन वो मैं 9 में लगाऊंगी ना, अब मेरे को इससे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, रखो, जब आप इसमें रखोगे ई फाई की वैल्यू 0 रख दोगे जेड बराबर डी पर, तो आपको क्या मिलेगा, साइन बीटा डी, यही तो मिलेगा, साइन बीटा डी इज इक्वस टू 0। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इज इक्वस टू साइन एन पाई लिख सकती हूँ ना मैं, बाकी सारी चीज़ें तो 0 में चली जाएंगी ना आपकी। ठीक है, डी भी 0 में चला जाएगा, साइन बीटा डी इज इक्वस टू साइन एन पाई। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इज इक्वस टू आ गई आपकी एन पाई बाई स्मॉल डी, जैसे हमने वहाँ भी निकाली थी, आप यहाँ पे बता सकते हो, वेयर एन इज इक्वस टू, एन मत लिखो क्योंकि आप एन यहाँ पे भी लिख चुके हो, है ना, आप क्या लिख लो, एम लिख लो, है ना, एम तो कहीं यूज़ नहीं किया हमने, एम लिख लो, है ना। एम इज इक्वल टू कितनी होगी, 0 1 2 3 डैश 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 वैल्यू आएंगी, समझ में आ गई। अब ये बीटा की वैल्यू हम उठाकर कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 9 में रखो तो। ठीक है, रखो, ये लो बीटा की वैल्यू, है ना, पुट बीटा इन इक्वेशन 9। ठीक है, रखो, ई फाई इज इक्वल टू कितना बचेगा, एन बीटा अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। और साथ में क्या आएगा, अच्छा एक चीज़ और भाई, ये अच्छा मैंने गलती से बोल दिया, ये डी थोड़ी ना 0 में जाएगा, अरे भाई ये ई फाई इज इक्वल टू 0 है, जेड इज इक्वल टू आपने डी रखा, तो ये सारी चीज़ फाई वाली तो 0 में चली गई, साथ में क्या है, डी साइन बीटा जेड इज इक्वल टू 0, पर डी तो 0 नहीं है, आप यहाँ पे लिखोगे डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो कौन 0, साइन बीटा जेड, क्योंकि डी 0 करने पर तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो डी 0 नहीं है, लेकिन फिर कौन 0 है, साइन बीटा डी इज इक्वल टू 0 है, और इससे ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ई फाई हमारे पास क्या बचा, साइन एन फाई और डी, और साथ में साइन और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एम पाई बाई डी, और साथ में आपकी जेड, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, देखो अब हमारा ई फाई तो निकल गया, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 10। अब जो मेरी बाउंड्री कंडीशन थी फिर से याद करो, बाउंड्री कंडीशन क्या थी, ई फाई इज इक्वल टू 0 है किस पर, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू डी पर, ये हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब देखो रो बराबर ए पर ई फाई भी 0 है और ई जेड भी क्या है, 0 है। ठीक है, आप ये बाउंड्री कंडीशन कहाँ भी लगा सकते हो, आपके रो बराबर ए पर लगाओ। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 10। अब लिखेंगे हम एट किस पर, रो इज इक्वल टू ए, आपका क्या है, ई जेड इज इक्वल टू 0 है, रो इज इक्वल टू ए पर आपका क्या है, ई जेड इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे ई जेड चाहिए, ई जेड कहाँ है मेरे पास, ई जेड ये रहा इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास, है ना, इसको आप कैपिटल ए डाल लो। ठीक है, एक काम और करो, यहाँ पर सी और डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी पता चल गई ना, सी की वैल्यू 0 है, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, और बीटा की वैल्यू भी मुझे पता है ना, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो, सी की वैल्यू 0 हो गई, ये अप्लाई कर दो, है ना। सबसे पहले इस कंडीशन को लगाने से हम क्या करेंगे, पुट c इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू एम पाई बाई डी, जो अभी अभी हमने निकाली है इन इक्वेशन कैपिटल ए। ठीक है, उससे मेरे पास ई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे रखो कितनी आएगी, देखो सी तो 0 हो जाएगा, डी आगे आ जाएगा, डी जे एन, है ना, रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर
कॉस एन फाई और साथ में क्या आ जाएगा साइन, एक मिनट, हाँ ये तो जीरो हो गया ना, कॉस आएगा कॉस बीटा और जेड की बीटा की वैल्यू कितनी आई है एम पाई बाई डी और साथ में जेड। समझ में आ गई बात आपको, ये कॉस है कॉस एम पाई। ठीक है, अब लगा दो इसमें कंडीशन एट जेड इज इक्वल टू ए। अब लगाओ ये कंडीशन, क्या लगाओगे, ई जेड की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और ये ऐसा का ऐसा डी जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन फाई। जेड की रो की जगह पर आपको क्या रखना है, हाँ ए रखना है, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस एम पाई बाई डी इंटू जेड। ठीक, तो आपका क्या बचेगा, देखो ये सब चीज़ जीरो में चली जाएगी, ये भी जीरो में चली जाएगा, ये भी जीरो, लेकिन ये बचेगा के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा जे एन, है ना, और साथ में ए अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू कितनी है एम पाई बाई डी, लिख सकती हो यहाँ पे एम पाई बाई डी का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू कितना जीरो। समझ में आ गई। यहाँ पर ये जे एन क्या है, बेसल फलन है, तो ये तो क्या होगा बेसल फलन है, तो इसके तो बहुत सारे हल होते हैं, तो ये तो जीरो नहीं होगा, तो कौन जीरो होगा, ये जीरो होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपका बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वो यही पूछेगा, ये सॉल्यूशन ई जेड तक का पूछेगा और ई फाई तक का पूछेगा, इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 तक का। समझ में आ गई। तो इस तरीके से रेजोनेंट कैविटी आपकी कंप्लीट, मतलब रेजोनेंट कैविटी का सोल्यूशन पूछेगा आपसे वो। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया आज, हमने निकाला सोल्यूशन आगे का, है ना, यानी कि हमने ई जेड निकाला, हमने ई फाई निकाला। ई फाई हमने कैसे निकाला, वैल्यूज पुट करके, ये जो टी एम मोड लगाया था हमने। ई फाई हमने ई जेड निकाला, ई जेड क्या था, वो जो साई था वही था, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया उसको दो बार, ई फाई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, बाउंड्री कंडीशन लगा दी दोनों, जिससे मेरे को क्या क्या मिल गया, मेरे को ई फाई मिल गया, हमने किस में भी लगा दी, ई जेड में भी लगा दी, ठीक है, और ये थर्ड बाउंड्री कंडीशन लगा दी तीसरी, एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से मेरे को ई जेड भी मिल गया, ई फाई भी मिल गया। तो ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको रिवाइंड और रिप्ले कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैल्यूज़ रखनी है कुल मिलाकर, ऐसा कुछ समझाने का इसमें था भी नहीं, वैल्यूज़ रखनी है आपको, ई जेड ई फाई निकालना है, मतलब सोल्यूशन हो गया आपका सिलेंड्रिकल रेजोनेंट कैविटी का कंप्लीट। अब कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम शुरू करेंगे वृत्तीय झिल्ली में कंपन, द वाइब्रेशंस ऑफ अ सर्कुलर मेम्ब्रेन। ओके, थैंक यू।